तो सबसे पहले सर ये बाइज़्ज़त बुक जो लिखी गई है बाइज़्ज़त बरी, ये बुक हम आपको देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया साहब मनीषा आपका। भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब की ये बुक है, आप इसे माशाल्लाह, ज़रूर पढ़ें। बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ लीगल अवेयरनेस की खातिर हम सर से कुछ सवालात करेंगे। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में लीगल अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो बस्ती लेवल पे हम ऐसी कुछ कमेटियाँ बनाएँ या लीगल अवेयरनेस कैसे हम फैला सकते हैं? इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होता यूँ है कि एक्चुअली जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं, उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। जैसे कि वो वक़्त नहीं दे पाते हैं, अपने प्रोफ़ेशन की वजह से, बिज़ी शेड्यूल की वजह से वक़्त नहीं दे पाते हैं कि किसी एरिया में जाके खुद ज़ाती तौर पे कोई प्रोग्राम ले, कोई सेमिनार ले। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के पास, जिनके पास तजुर्बा होता है। अब इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि समाज में कानूनी बेदारी के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए हम लोग कुछ एनजीओज़ का सहारा लें। हमारे नौजवान कुछ एनजीओज़ बनाएँ एरिया वाइज़। वो एनजीओ ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर हो, लेकिन वो एक संगठन के तौर पे काम करे और हर इलाकाई तौर पे वो अपनी शाखाएँ जो है तो वहाँ पे इस्टेब्लिश करें और उनके ज़रिए अपने इलाके के प्रैक्टिसिंग लॉयर, तजुर्बेकार लॉयर्स को बुला के समाज में जो लीगल अवेयरनेस की कमी है उसको हम पूरी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा साधन है। इसके लिए हम उन इदारों की मदद ले सकते हैं जो इदारे कहीं न कहीं अपने पैरों पे खड़े हैं। जैसे कि कॉलेजेस होते हैं, कॉलेज कैंपस होते हैं, स्कूल्स होती है। तो संस्था अध्यक्षों को हम हमारे कॉन्फिडेंस में लेके उनकी मदद ले सकते हैं और उनकी मदद लेने के बाद हम लोग इस तरह से अवेयरनेस का काम कर सकते हैं। और अवेयरनेस ख़ास तौर पे मैं बोलूँगा कि उस चीज़ पे ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की कि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसी भी पुलिस स्टेशन का आप रिकॉर्ड निकालिए, आपको मुस्लिम धर्म से रिलेटेड, मज़हब से रिलेटेड लोगों के खिलाफ़ जो है तो बेशुमार मुकदमात मिलेंगे आपको। इसकी मेन वजह ये है कि पुलिस स्टेशनों का जो बिहेवियर है, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या निचले लेवल का भी, छोटे लेवल का भी, अगर वो कांस्टेबल लेवल का भी पुलिस ऑफिसर्स है, तो उसका भी जो रवैया होता है, वो ट्रीट करने का रवैया बहुत ही निहायत ही अफ़सोसनाक होता है। और पुलिस स्टेशन में अगर किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के खिलाफ़ एक ऑफेंस अगर उनको मिलता है, तो उसको 10 ऑफेंस कर दिए जाते हैं। यानी एक आदमी के खिलाफ़ एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ और वो 10 हो गए, यानी सस्पिशियस ग्राउंड पे वो गुन्हे बढ़ते जाते हैं और वो हिस्ट्री शीटर बन जाता है। तो एक आदमी हिस्ट्री शीटर नहीं बना, ये तो यूँ हुआ कि पूरी ख़ानदान उसकी जो है तो दागदार हो गई। तो ये सारे मामलात होने चाहिए कि भी हम लोग अगर पुलिस स्टेशन में कोई फ़र्द अगर अरेस्ट हुआ, तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके जो लीगल राइट्स है या सीआरपीसी में जो उसको अधिकार दिए गए हैं अरेस्ट होने के पहले, तो हमारे नौजवानों में उतनी ताकत होना चाहिए, उतना उनके अंदर क़ुव्वत होना चाहिए कि वो ऑफिसर से बात कर सके और एक इंसान के अधिकार क्या होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स बोलिए या फिर सीआरपीसी में जो अधिकार दिए गए उसे, वो अधिकार बोलिए, उसको उस पे बात करते आनी चाहिए और ऑफिसर को जो है तो उसको कन्वे करते आना चाहिए। इतनी क्षमता हमारे नौजवानों में आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कम्युनिटी में काफ़ी ऐसे एनजीओज़ हैं, काफ़ी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसके लेटर हेड पे नौजवान एक कंप्लेंट लिखते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करते हैं। तो काफ़ी लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ज्ञापन में और एफआईआर में कितना फ़र्क है। देखिए, इस बारे में क्या कहना सबसे पहले तो ये जो सवाल है आपका, तो मैं उस पे ऐसा मेरी राय ये रखूँगा कि पुलिस स्टेशन ज्ञापन देने की जगह नहीं। वहाँ पे सीआरपीसी के तहत जो है तो वो प्रक्रिया चलती है। आपको सीआरपीसी के तहत एक घटना अगर घटी है तो उसकी लिखित शिकायत बोलिए या ओरल शिकायत, 2 तरह की रिपोर्ट होती है।
एक मौखिक होती है और एक लेखी रिपोर्ट होती है। तो आपको लेखी रिपोर्ट देनी है या फिर आपको मौखिक रिपोर्ट देनी है एक घटना को, पर्टिकुलर इंसिडेंट या घटना को लेकर। लेकिन होता यूँ है कि हमारे चंद नौजवान भाई बहुत जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी, और एक इंसिडेंट होता है, वो चाहे दिल्ली में हो रहा है या मुंबई में हो रहा है या फिर किसी और जगह पे हो रहा है, एक जज्बा होता है कि भाई फला घटना घट गई, उसकी रिपोर्ट होना चाहिए, हमारी तरफ से भी कुछ हमने देना चाहिए। लेकिन वो जो स्टेटमेंट किसी का बोलिए जो इनको एक इनके दिल आज़ारी हो गई उससे, या किसी महापुरुष की विटंबना हो गई उससे, तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर किसी ने दे दिया तो उसकी शिकायत कानूनी दायरे में कोई एक इंसान दे, वो लेखी रिपोर्ट की शक्ल में दे या मौखिक रिपोर्ट की शक्ल में दे, उसको इस तरह से बैठाया जाए कि वो आईपीसी की या किसी और अन्य एक्ट अगर उसमें इन्वॉल्व है, कोई दूसरा सेक्शन उसमें अगर इन्वॉल्व है, तो वो एक्ट के उस सेक्शन को भी कवर कर ले और आईपीसी की धाराओं को भी कवर कर ले। इस तरह से वो रिपोर्ट बनाए। और निवेदन से जो है तो कुछ नहीं होता, निवेदन सिर्फ एक फ़ोटो खींचने का साधन है। पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ, और पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर निवेदन पे नहीं हुआ करती, उसके लिए आपको एक अच्छे अंदाज में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखियाँ होती है, अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ, कुरान शरीफ की शान में गुस्ताखियाँ, तो जो गुस्ताख ऐसे भड़काऊ बयानात देता है अगले कुछ घंटों के बाद में रिहा हो जाता है। लेकिन अगर से कोई सरकार के ख़िलाफ़ में कोई बयानबाजी आप करते हो, कोई ट्वीट करते हो, तो उस पर NSA लगा दिया जाता है, UAPA लगा दिया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि कोई एक दूसरे के मज़हब के ख़िलाफ़ कोई ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल ना करे, और करता है तो उस पर लगना चाहिए फिर ऐसी कोई धारा है कि वो 1-1 साल तक उसे बेल ना मिल पाए। देखिए, मामला ऐसा है कि हमारे भारत का इतिहास निकाला जाए अगर, तो उन पिछड़ी जातियों को इंसाफ मिल गया, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट की शक्ल में हो या फिर कुछ दिगर कानून जो है भारत में बने हैं उनकी शक्ल में हो। लेकिन हमारा मुसलमानों का अलमिया ये रहा कि हम लोग एक बाप दादा की विरासत के तौर पे कुछ चंद पॉलिटिकल सियासी जमातों के पीछे रहे। वालिद वहाँ थे, दादा वहाँ थे, वालिद वहाँ गए, फिर चाचा वहाँ गए, फिर बच्चे वहाँ गए। तो एक ऐसा हुआ कि एक हमने उसको विरसा समझा और वो विरसे के तहत हमने दामन थामे रखा। लेकिन मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पाया। सवाल आपका, यही सवाल एक कॉमन मैन का भी है भारत के, जो आपने सवाल किया। यह आपका सवाल नहीं, भारत के एक आम मुसलमान का सवाल है कि जब इस तरह का दोहरा रूप जब सरकारों का देखने में आता है तो उस समय हम क्या करें। ये बहुत लंबी लड़ाई, तवील लड़ाई हमें लड़नी होगी और इसके लिए हमें मुत्तहद होना पड़ेगा। और जहाँ तक नामूस रिसालत पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो हमारी तो जान कुर्बान। लेकिन होता यूँ है कि हमें कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। एक प्रेशर कभी हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया कि कानून बनना चाहिए, और जब कभी भी हमने एहतिजाज किया तो उस एहतिजाज में दो लोगों ने शर पैदा किया, और शर पैदा करने के बाद जो एक अमन के साथ अगर कोई एहतिजाज हो रहा था, उसको जो है तो शर के ज़रिए वहाँ पे फितना पैदा किया गया और रंग में भंग डाल दिया गया ताकि आइंदा से कोई एहतिजाज ना कर सके। इस तरह का डर और खौफ का माहौल अगर देश में रहेगा तो एहतिजाज के लिए भी नौजवान आगे नहीं आएंगे। और रही बात कानून की, तो कानून बनना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का जो है तो एक एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की जो तहरीक चलाना चाहिए। ये एक तहरीक का मामला है, एक तहरीक होना चाहिए। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की तहरीक रहेंगी तो इंशाल्लाह ये सरकारों से हम अपना अधिकार हक लेने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। काफ़ी ऐसे मुस्लिम हैं जो आज भी ऐसी पार्टियों से जुड़े हैं जो हमारे बाप दादा जुड़े थे जिन पार्टियों से,
लेकिन हमारा सवाल ये है अभी इस वीडियो के माध्यम से कि जब मुसलमानों के अधिकार की बात आए या फिर किसी ने गुस्ताखी किया, भड़काऊ भाषण दे दिया, तो उस पार्टी के लेटर हेड पे भी अगर से उन्हें कहा जाए कि भाई आप इस पार्टी से हो, एक लेटर हेड पे आप कंप्लेंट कीजिए दूसरी इस गुस्ताखी के खिलाफ में, तो वो लोग एक लेटर हेड पे कंप्लेंट करने से, एक एफआईआर करने से भी डरते, लेकिन फिर भी उसके अगले दिन उसी पार्टी के ऑफिस में जाके झाड़ू लगाते। ये मामला कुछ ऐसा है भाईजान कि किसी पार्टी या किसी जमात का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या हैसियत होती है एक मुसलमान की उन जमातों में। हम इसी बात में अपना एजाज़ महसूस करते हैं कि वो हमें हमारे हाथ में शायद झंडा उठाने का मौका देते या वहाँ की शतरंजी उठाने का हमें मौका देते या हमें नारे लगाने का मौका देते। यही एक सोच लेके जाते हैं उन जमातों के पास, उन सियासी जमातों के पास जिनसे हमारी ख़ानदानी बंधी है। लेकिन डर और खौफ का माहौल तो खुद सियासी रहनुमा पैदा करके रखते हैं नौजवानों को कि आपको ऐसा रहना है, आपको वैसा रहना है, ये मुद्दा नहीं उठाना है, इसमें नहीं बोलना है। वो पुलिस वाले आएंगे और तुमको लेके जाएंगे, फिर कोंड के रखेंगे, ज़मानत नहीं होती है इस केस में, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। ये तो डराने का काम उनके सियासी आका खुद करते हैं। एक तरफ ये डर है और दूसरी तरफ जब ईद मिलादुन नबी का दिन आता है तो कुछ नौजवान नारेबाजी करते हैं, नबी की खातिर जान दे देंगे। तो ये क्या है फिर? ये तो झूठे नारे हो गए। एक तरफ नारा भी लगाना, मोहब्बत बेशक है आपको, लेकिन जब आपको कोई पॉलिटिकल आपका लीडर अगर से ये बोलता है कि भाई ज़मानत नहीं हो सकती, अंदर हो जाओगे, तो फिर ये कैसी मोहब्बत है नबी से? देखिए मुसलमान, अगर आम मुसलमान की बात करूँ, जनरली नारे जो लगाते हैं जुलूस में वो आम मुसलमान होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं मेजॉरिटी में उसमें जिनको सियासत से कोई लेना देना नहीं, सरोकार नहीं। काफ़ी ऐसे ही और मेजॉरिटी में जो और एक चीज़ समझ में आती है कि वो हम ये कहें कि बिलो प्योरिटी लाइन वाले लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, हायर सोसाइटी वाला कोई नहीं होता है, और कारोबारी लोग होते हैं ज़्यादातर, या मजदूर पेशा लोग होते हैं। तो उन लोगों से हम तवक्को भी क्या कर सकते हैं अगर वो उनका घर आज ऐसे हालात में चला रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और कुर्बानी तो उन लोगों ने देना चाहिए जिन्हें अल्लाह ने सरमाए से नवाजा, जिन्हें मालो दौलत से नवाजा, इज़्ज़त व वक़ार से नवाजा, जिनके मनगढ़ में इतना ज़ोर है, दम है कि आज कुछ अगर उन पे कोई आफत भी आ जाए किसी जायज़ काम में तो वो अपने आप को बचा ले। लेकिन होता यूँ है कि कुर्बानी देगा कौन? तो गरीब का बच्चा। शहीद होगा कौन? तो गरीब का बच्चा। तो उन गरीबों से कोई शिकायत मैं नहीं करूँगा और आप भी ना करें कि जो नारे तो मारते हैं, कम से कम उन लोगों से तो अच्छे है कि लग्जरियस कारों में बैठ के जो नारे भी मारने से डरते हैं, उन मुसलमानों से अच्छे है। मेरी नज़र में वो मुजाहिद है। तो नजीब सर, काफ़ी सालों से हमारा एक जहन बना हुआ है कि पॉलिटिक्स की बात मेरे सामने मत करो भाई, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, ये सब चीज़ों में मैं ध्यान नहीं दूंगा, जब भी तुम पॉलिटिक्स की बात करोगे मैं उठ के चले जाऊँगा। काफ़ी सालों से ऐसा जहन रहा है। तो आपको क्या लगता है आने वाली जो अभी हमारी नस्लें हैं उनको पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए? क्योंकि आज के जो हमारे हालात है, हम एजुकेशनली, फाइनेंशियली और खासकर लीगल अवेयरनेस के मामले में भी जो हम पीछे हैं, उसके लिए हमें ये लगता है कि पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। पॉलिटिक्स में हम उतना अवेयर नहीं है, पॉलिटिक्स में उतरना नहीं चाहते, उसे गंदा समझते हैं। तो आपका क्या मानना है इस ताल्लुक से? मामला ऐसा होता है कि वो जमातें, ख़ास तौर पे सियासी जमातें, कि मैं मुसलमानों की हद तक अगर बात करूं कि वो सियासी जमातें जिनसे मुसलमान जुड़े हैं, उन जमातों का अगर इतिहास देखें हम हर इलाके का, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी लीडरशिप इन्होंने डेवलप करके दी है कि जहाँ क्वालिफ़िकेशन का मीलों दूर तक कोई पता नहीं। ख़ास तौर पे मुसलमान रहनुमाओं के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं, चंद सियासी जमातों के, तो पहलवान, उनके आगे पहलवान मिलेंगे, ख़ानदानी उनके कारोबार कुछ और मिलेंगे, और गौरव फिक्र का जिनके अंदर कोई मादा नहीं, उन लोगों को जानबूझ के रहनुमा बोल के, नेता बोल के हमारे ऊपर लाद दिया गया है। तो अब जो मोहल्ले के नौजवान बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, तो ये जो हम पे लादे हुए नेता जो है, पॉलिटिशियन जो है, ये उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं, सियासत करना तुम्हारे
इख्तियार में नहीं, तुम लोग क्वालिफाइड हो, गुने दाखिल हो जाएंगे, ऑफेंस रजिस्टर हो जाएंगे, करियर ख़राब हो जाएगा। इस तरह की बातें करके उनको डराया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, ताकि क्वालिफाइड लीडरशिप डेवलप ना हो। और ये सियासी पार्टियां जिन्होंने हमारे ऊपर अनक्वालिफाइड अनएजुकेटेड लोगों को लादा है, वो सियासी पार्टियों का एजेंडा भी यही है कि लीडरशिप ऐसी डेवलप हो मुसलमानों में जो समाज के हित की बात ना करे, जो हमारी पॉलिसियों के खिलाफ वो पॉलिसीज़ जो हमने एक पर्टिकुलर समाज एक धर्म के खिलाफ वो पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट करके रखा है, वो पॉलिसी के खिलाफ बात ना करे। इस तरह की खुद की पॉलिसीज़ के खिलाफ कोई क्वालिफाइड पर्सन आके अपने हक इंसाफ की बात ना करे, इसलिए शऊरमंद लोगों को डरा दिया जाता है, उनको सियासत से दूर रखा जाता है, उनको डर और खौफ बताया जाता है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अनएजुकेटेड हो, वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी गौर व फिक्र का मादा ना हो। एक बेसिक रीज़न ये है, एक पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान के सियासत में कदम रखने से जो घबराहट है, उसका बेसिक एक रीज़न ये है जो मैंने बताया। नौजवानों को क्या करना चाहिए फिर? पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, धर्म ने कहीं भी ममानियत नहीं किया है कि सियासत नहीं करना चाहिए। सियासत कीजिए अपने धर्म के लोगों को डेवलप करने के लिए, समाज के लोगों को डेवलप करने के लिए, और अच्छे लोगों ने, क्वालिफाइड लोगों ने सियासत में ज़रूर आना चाहिए। एक सामाजिक प्लेटफॉर्म बोल के भी हम सियासी जमात के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन जमातों से आपने जुड़ना चाहिए, उन सियासी जमातों के साथ आपने जाना चाहिए जहां आपको कम से कम बोलने की आज़ादी हो। एक अगर कहीं जुल्म आपके किसी एक देश के किसी खित्ते में अगर कहीं कोई जुल्म हुआ है, जालिम ताकतवर है, जालिम भी किसी संगठन से, किसी सियासी जमात से अगर वो ताल्लुक़ रखता है, और आप देश के दूसरे खित्ते में हैं और आप किसी सियासी जमात से जुड़े हैं और वो मुद्दा आप अगर उठा रहे हैं, तो वो मुद्दा उठाने में आपके नेताओं ने आप पे रुकावट नहीं लाना चाहिए, किसी सियासी रहनुमा ने आपको डराना नहीं चाहिए, पूरी आज़ादी के साथ वो मुद्दा आपने उठाना चाहिए। इस तरह की सियासी जमातों से हमने जुड़ना चाहिए, ऐसा मैं मेरे शऊरमंद मुस्लिम नौजवानों को कहूँगा। और ये गुजारिश करूँगा कि ग्रेजुएट लोग जो है हमारे ख़ास तौर पे, उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ सियासत में कदम जमाना चाहिए। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा रहेगा। एक इसी में एक थोड़ा जहन में क्वेश्चन आया है कि जो भी NGOs है, पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या उन्हें अपनी टीम में एक एडवोकेट को अपना टीम मेंबर बनाना नहीं चाहिए? देखिए, लीगली अवेयर रहे। देखिए, हर शोबे में, हर खित्ते में लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। उसी प्रोसेस के तहत तंजीम और NGOs में भी जो है तो वकील होना चाहिए, और बगैर वकील के मुझे नहीं लगता कि कोई तंजीम का और कोई NGO काम कर सकती है।